शिवाजी के बारे में शुरू करना था, यही था ना? लास्ट क्लास यहीं से होना था। बारिश शुरू हो गई है क्या? शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फोटो बदल देना चाहिए था, रजनीकांत का फोटो लगा देते। हाँ, शिवाजी से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उसको पहले जानते हैं। शिवाजी पूना के निकट शिवनेर में, देखिए ध्यान से रखिएगा, शिवाजी शिवनेर बहुत कनेक्टेड नाम है। जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, लेकिन 1627 में मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा राजा उसी दिन मरा, जहांगीर। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और इनका जन्म हुआ। जहांगीर की मृत्यु भी 1627 में हुई। पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई। नाम तो ना के बराबर पूछा है, लेकिन ये शिवनेर जन्म स्थान कई बार प्रश्नों में देखे गए हैं, एक दो बार नहीं। 1627 शिवनेर में जन्म हुआ था। शिवाजी के अष्ट प्रधान के क्वेश्चन आते हैं, किसका क्या नाम है अष्ट प्रधान में, उसके प्रश्न अक्सर बनते हैं। जैसे पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को, जो अर्थव्यवस्था का पदाधिकारी होता था, सबसे प्रमुख व्यक्ति को पेशवा कहते थे। यूं कहे कि उस समय राजा राजकाज का काम नहीं संभालता था, पेशवा संभालता था। सब कुछ यही काम करता था, अंदर और बाहर दोनों, निर्णय लेने का भी काम, लड़ाइयों में जाने का काम, क्षेत्र विस्तार, राजनीतिक जो उथल पुथल होते थे उसको दमन करने का काम, सब जगह पेशवा टॉप पे होते थे। सरे नौबत ये नाम है, सेनापति के लिए प्रयोग किया जाता था, सर ए नौबत। ये मजूमादार या अमात्य, ये अमात्य वर्ड से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहा गया? अमात्य कहा गया। वाक्यान्वीस सूचना एवं गुप्तचर विभाग का नाम रखा गया, वाक्यान्वीस। शुरूनवीस या चिटनीस, चिटनीस नाम आया हुआ है पहले भी एग्जाम में। राजकीय पत्र व्यवहार को कहा जाता था। चिट पत्र समझते हैं ना, वैसे ही याद रखिएगा, चिट पत्र व्यवहार के लिए जाने जाते थे। नाम क्या था इसका? चिटनीस। दबीड़ या सुमंत किसे कहते थे? विदेश मंत्री को कहते थे। और पंडित राव या सदर किसका नाम था? जो धार्मिक कार्यों का प्रभारी था, यज्ञ वगैरह कराना या सजेस्ट करना, टैक्स वगैरह में भी कटौती के लिए ये राजा से आग्रह करते थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पेशवा ही सब कुछ देखता था। ये सभी नाम क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट है फिर से बता दूं, पेशवा आता है, अमात्य नाम आया हुआ है, चिटनीस आया हुआ है। ये तीन नाम कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। प्रारंभिक गुरु शिवाजी के दादाजी कोंडदेव रहे, यहाँ पे ड है, दादाजी कोंडदेव, वही उनके परवरिश किए। शिवाजी की वी माता, वी माता का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया। जन्म किसी और ने दिया, पालन पोषण किसी और ने किया, तो माता की जगह उसे क्या कहा गया? वी माता। तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई। 22 जून 1665 को मुगल सेनापति जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि कर दी, क्योंकि ये पकड़े गए थे। 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह ने इनको पकड़ा। पकड़ने का मतलब है युद्ध में ये हथियार डाल दिए, हार गए, पकड़े गए, तो इनको छोड़ने के बदले संधि की गई पुरंदर की। पुरंदर प्लेस का नाम है, स्थान का नाम। पुरंदर की संधि हुई 1665 में। 16 जून 1674 को रायगढ़ किले में बनारस के पंडित श्री गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्य अभिषेक किया गया। कब? 1674 में। उस समय भी ये मुगलों के कैद में थे। कहा जाता है कि एक बड़ी सी फूल की टोकरी में घुस के, फूल ऊपर से रख के और फूल वाले के साथ सेटिंग करके फूल के उस टोकरी में बाहर निकले, मतलब भाग गए। जेल से भागने का काम इन्होंने किया और भागते ही सबसे पहले अपना राज्य अभिषेक किया।
कहाँ जाके? रायगढ़ के किले में। लेकिन पंडित कहाँ के थे? बनारस के, जिन्होंने इनका राज्य अभिषेक करने का काम किया। 12 वर्ष की आयु में साईबाई निम्बालकर के साथ विवाह हुआ। बाल विवाह। नाम क्या था? साईबाई निम्बालकर। किसका नाम? इनकी पत्नी का नाम था। शासनकाल में भूमि कर यानी कि जो अर्थ टैक्स लगते थे, उपज का 33%, जिसे बाद में 40% कर दिया गया। टैक्स आरोपण बहुत ज्यादा थे। 400 प्रकार के टैक्स लगते थे उस समय। 400 टाइप का टैक्स एक आदमी पर। अभी थोड़ा कम है। हाँ, इसके बाद लिखा हुआ है चौथ। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। चौथ का मतलब क्या होता है? आय का चौथा भाग जो आक्रमण से रक्षा के लिए लिया जाता था हर आदमी से, ताकि आपके क्षेत्र पर कोई बाहरी आक्रमण न हो, उसे चौथ कहा गया। आय का चौथा हिस्सा मतलब 25%। आजकल तो कम है, अमाउंट पर निर्भर है। 5 लाख तक जीरो है, 5 लाख से बढ़िएगा तो 10% लगेंगे, करोड़ों में है तो 30% लगेंगे। तो चौथ आय का चौथा भाग होता था जो आक्रमण की रक्षा से लिए दिया जाता है। सरदेश मुखी ये भी है, आय का 10वां हिस्सा होता था। जो व्यापारी होते थे उस पर सरदेश मुखी लगाए जाते टैक्स। पूछा जाता है सरदेश मुखी निम्नलिखित में से क्या था, तो एक टैक्स था। लोग इसको भी अधिकारी के नाम से जोड़ देते हैं। सरदेश मुखी का मतलब टैक्स वसूलने वाला अधिकारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये टैक्स का एक नाम है, अधिकारी का नाम नहीं है। सरदेश मुखी। इसमें मौर्य साम्राज्य क्या कर रहा है? मौर्य तो पूरा पढ़ा दिए थे ना। इसमें मौर्य कहाँ से बीच में घुस गया? व्हाट्सएप पे देखिए, इस पे मेल पे पीडीएफ देखिए तो आधुनिक भारत का कौन सा मेल पर है। बैक जाइए, बैक, वो सब नहीं है। बैक में है, बहुत सारे हैं। एजुकेटर नीट के साथ आया होगा, और नीचे, और नीचे एक ही साथ बहुत सारा पीडीएफ दिखेगा। हाँ, वो मध्यकालीन, उसको क्लिक कीजिए। आधुनिक कहाँ लिखा है? नहीं है इसमें। पीडीएफ मंगा लीजिएगा, आधुनिक भारत का बना हुआ है वो सब। इसके बाद इनके शासनकाल में कौन आए थे? शिवाजी के बाद संभाजी। संभाजी के समय भारत का राजा कौन था? सेट कुछ चेंज हो गया है, तब तक दूसरी चीजें समझ लेते हैं जो उसके बाद के काल में आते हैं। शिवाजी और संभाजी। शिवाजी को महान कहने के पीछे क्या कारण था? शिवाजी को महान कहा गया, छत्रपति नाम दिया गया, इसका क्या कारण है? शिवाजी के पास शुरू में न कोई अपनी सेना थी, न वो किसी राजशाही परिवार से थे, न कोई बहुत बड़ी विरासत में मिलने वाली कोई सामग्री थी। कहा जाता है शिवाजी के पास एक ही समूह था, वो चोर उचक्कों का समूह था।
एक समूह छोटा सा बनाया उन्होंने, जिससे वो चाहते थे कि समाज में जो लोग बुरे कामों में संलिप्त हैं उनको सही रास्ता दिखा के पॉजिटिव काम के लिए यूज किया जाए। तो जितने चोर उचक्के थे, जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब कचरे के रूप में गिने जाते थे, उन सब लोगों का एक समूह बनाया, समूह के खुद लीडर बने। और लीडर बनने के बाद इन लोगों को सही राह दिखा के इनके उसी काम को लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करना शुरू किया, जो जिसमें माहिर था। चोरी का काम करोगे लेकिन अब अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। सुना है ना, अमीरों को लूटो गरीबों में बांटो, ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। कहने कि चोरी करो गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ करो ये इम्पोर्टेंट है, और कहाँ ला के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये समझना जरूरी है। चोर उचक्कों का समूह बनाया, धीरे धीरे वो समूह नाम प्रचलित होने लगा लोकल गांव के लोगों के बीच। ये नाम मशहूर होने लगा, शिवाजी शिवाजी शिवाजी। 17-18 साल की उम्र से ये काम शुरू किया। जब एज 30+ गई तो लोगों ने सम्मान से उनको शिवाजी महाराज कहने लगे, मतलब लोगों के समस्याओं पर निर्णय लेने वाले व्यक्ति भी बन गए। सभाएं लगने लगी छोटी छोटी, वो भी घर के बाहर, कोई महल नहीं थे उस समय, सभा लगती थी, लोगों की समस्याओं को सुनते समझते से सारे काम करते थे। लेकिन इनके लिए अगर कोई खतरा था उस समय सबसे बड़ा, तो वो थे मुगल। और कई झड़प हुए मुगलों से अलग अलग समय पर। कुछ जगह से तो भागना भी पड़ा, और कुछ जगह इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जीत हासिल किया, हारे भी और जीते भी, और यही सिलसिला चलता रहा। मुगल और ये शिवाजी दोनों हमेशा चाहते थे कि एक दूसरे के लिए काम करें, लेकिन दोनों के जो अपने आइडियलिज्म थे, विचार थे, एक दूसरे से कभी मैच नहीं करता था। मुगल मानते थे कि पूरे देश दुनिया पर हमारा शासन होना चाहिए था, पूरे देश और दुनिया पर, कम से कम पूरे हिंदुस्तान पर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कम कर दीजिए, हाई साउंड है। तो इस समूह को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। उनका जो मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस लाना, ताकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। स्वराज, प्रमुख शब्द क्या दिया इसके लिए? स्वराज। कोई भी आदमी जिस किसी धरती पर रहा हो, और साउंड कम करना, जिस धरती पर रहता हो, जहां जन्म लिया हो, वो वहां दूसरे का राज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की किस्मत ही ऐसी है कि यहाँ सिर्फ लोग आए, आते गए एक के बाद एक, और इतने जनरेशन यहाँ मिक्स होके रह गए कि पता नहीं चलता है कि आखिर ओरिजिनल शासन कहाँ से रहे। शिवाजी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और कहा कि स्वराज होना चाहिए, स्वयं का राज। यानी भारत के लोग हैं तो भारत पर किसका राज हो? अपना। इनके स्वराज का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते गए। एक वक्त के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुआ था, सामान्य मृत्यु हुई थी। और इसके बाद आ गए संभाजी। संभाजी के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। गलत व्यवहार का मतलब इनका सर काट ही दिया गया, लेकिन इनके सामने इनके बच्चों को बुरी तरह से मार दिया गया। संभाजी के 2 बेटे थे, और कहा जाता है कि उस समय मुगल सेना में जो सेनापति था, जयसिंह के अलावा उसके बाद एक नया सेनापति बना था। क्या नाम था उसका? ध्यान ही नहीं। राजपूत था एक। संभाजी को जब उसने गिरफ्तार किया तो इससे राजशाही शासन की बातों को उगलवाने के लिए, पता नहीं है कि राज बताओ अपने साम्राज्य के, उस राज न बताने की वजह से इसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब दोनों का एज 15 से 20 के बीच में था, 2-4 साल की गैपिंग। दोनों बच्चों को सामने ला के और इसके सामने मजबूर किया कि दोनों बच्चे को मार देंगे अगर तुम राज नहीं बताओगे तो। कहा कि नहीं बताएंगे। इससे 2 मरेंगे ना, 2 लाख लोगों को मैं बचा सकता हूं तो 2 लोगों की कुर्बानी दी जा सकती है। उसने राज नहीं बताया तो एक फेंसिंग में बंद करके, फेंसिंग मतलब होता है वो लोहे का पूरा जाल बना हुआ एक चीज, उसमें दोनों बच्चे को बंद करके और उनके बीच जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए, खतरनाक काटने वाले, काट काट के मार डाला बच्चे को। ऐसा पागल आदमी था। तो संभाजी मतलब होता है एकदम कमजोर होके गिर पड़ना, हाथों में ताकत नहीं होना, किसी से अब लड़ नहीं सकता। उस दौरान इसका सर काट दिया गया। और सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था उस वक्त? जयसिंह जैसा ही एक नाम था, अलग था, पता नहीं क्या नाम रखा गया था उस वक्त।
तो बहुत बुरी तरह से, मतलब एक तो है कि राजशाही शासन में आज उस समय तक कभी भी किसी परिवार के सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक आदमी से उसके राज उगलवाने में सक्षम नहीं रहे तो परिवार के लोगों को शामिल करके बुरा हाल किया। तो संभाजी की भी मृत्यु हुई। संभाजी को कहा जाता है कि शारीरिक रूप से इस व्यक्ति को हरा पाना हिंदुस्तान में उस समय किसी के वश में नहीं था। 7 फीट के आसपास हाइट, वजन 143 केजी, बॉडी ऐसा, ताकत ऐसी कि किसी चीज को धक्का दे दे तो ऐसे ही आगे पीछे कर दे। शरीर से इसे कोई हरा नहीं सकता। तो सहारा क्या लेना पड़ा? परिवार का। संभाजी वो व्यक्ति थे उस समय कि शारीरिक रूप से इतना मजबूत कि कोई आदमी उनके सामने लड़ाई को ललकार नहीं सकता है कि आइए मैदान में आ जाइए, ऐसा कोई कहने वाला नहीं था। हाइट 7 फीट हो, किसी को देखना पड़े तो ऐसे देखते होंगे, हाँ बोलो, तो नीचे से क्या लड़ेगा, ऊपर देख के ही लोग साइड हो जाते थे, ऐसी ताकत रखने वाला आदमी। लेकिन अंततः परिवार से कमजोर होकर, पारिवारिक जो यातना दी गई उससे कमजोर होकर इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा कि मुझे खत्म कर दो तुरंत, अब मैं जी नहीं सकता। मेरे 2 बच्चे थे, मेरे आंखों के सामने मर गए, कुत्तों ने नोच नोच के उन्हें मार डाला, तो मैं जी कर भी क्या करूंगा जब उन्हें बचा नहीं सका। और बचा इसलिए नहीं सका क्योंकि हाथों में कील ठोक के उसको बांधा गया था ताकि वो अपनी बॉडी हिला ना सके और बचा ना सके। इतनी मोटी मोटी कील ठोकी गई थी दोनों हाथ में, और तब शरीर को बांधा गया था किसी पेड़ में मजबूत। तो ये सब घटनाएं चलती रही। शिवाजी और संभाजी 2 सबसे प्रमुख नाम रहे इस समय, और दोनों ही काफी खतरनाक। कई सारी लड़ाइयां हुई, कई बार झड़प हुए, लेकिन उन झड़प में वो बचते गए। और ये शिवाजी के समय मुगल का एक शासक, पता नहीं क्या था, राजस्थानी था, एक नाम था उसका, रुद्र सिंह नाम था ऐसा कुछ करके, सेनापति वो था। शिवाजी के साथ जब उसकी लड़ाई शुरू हुई, रुद्र सिंह ऐसा करके उसका नाम था सेनापति का। कहा जाता है कि शिवाजी का मुख्य किला, जो मुख्य किला था उसके जगह का नाम था कोंढाना। नाम सुना होगा शायद ये। वहां से, कोंढाना क्षेत्र से अगर कोई भी आदमी है तो वो उस समय पूरे दक्खन पे राज कर सकता है। दक्खन मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक के, मतलब मुंबई से लेके हैदराबाद तक के सभी क्षेत्रों पर वो अकेले शासन कर सकता था अगर उसका किला कोंढाना हो तो। उस समय शिवाजी ने कोंढाना पर कब्जा किया था, जो बहुत ऊंचे पहाड़ी पर स्थित एक क्षेत्र था। अगर वहां पे किसी की सेना है तो वो कहीं से भी आती हुई सेना को देखकर उसके साथ लड़ के उसे भगा सकते हैं। सबसे ऊंचा स्थान। इस कोंढाना पर रुद्र सिंह ने कब्जा करने की कोशिश की, जो मुगल सेनापति था उस समय, और इसको इसी काम के लिए भेजा गया था कि अगर तुमने कोंढाना पर कब्जा कर लिया तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुगलों का राज्य पूरे भारत पर स्थापित हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उस समय शिवाजी के पास भी ऐसा ही एक सिपाही था जैसा रुद्र सिंह था। क्या नाम था उसका? ताना नहीं था, टाना था, तानाजी। वहां त का उच्चारण नहीं होता है साउथ में, तो उसको तानाजी, तानाजी महंत करके भी लोग पुकारते थे। तानाजी मोहिते पूरा नाम था। रुद्र सिंह इस तरफ से आया काफी बड़ी सेना लेकर और कोंढाना के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया अचानक आके, और उसके कब्जे से वो चीज अगर छीनना है तो इसको भेजा गया। किसकी वजह से? शिवाजी। तानाजी को भेजा गया। तानाजी ने पहले जाके वहां का जायजा लिया, सब चीजों को समझा और तुरंत उसके बाद हमला कर दिया। उतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ाई करके कुछ गिने चुने सैनिकों को ले जाके और रुद्र सिंह का काम तमाम कर दिया, खत्म। मतलब एक चीज अगर थी जो यहां देखने को मिलता है वो किसी और सैनिक में नहीं था, वो था जज्बा। ये मायने नहीं रखता था कि भाई 2000 फीट ऊपर चढ़ना है, 3000 फीट ऊपर चढ़ना है, उस बात से मायने नहीं रखता कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे, नहीं, वहां जाना है तो जाना है, कैसे जाना है ये हम डिसाइड करेंगे।
कितने लोग तो चढ़ने में ही मर गए, कितने लोग जो बूढ़े थे वो चढ़ नहीं पाए। तो बहुत से लोग जो अपने जज्बे की वजह से छोटी सेना लेकर बड़ी सेनाओं से भिड़ के जीत हासिल किया, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और इसी जीत से मुगलों का जो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का एक ख्वाब था वो खत्म हो गया। कोंढाना नहीं तो साउथ नहीं, साउथ नहीं तो सिर्फ नॉर्थ में ही सिमट के रह गए, यही इनके साथ हुआ। और उस वजह से उस समय शासक कौन था? औरंगजेब। मुगल में उस समय था औरंगजेब। मना कर दिया कि अगर संभव नहीं है तो छोड़ दिया जाए। हालांकि उस समय धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान का जो नक्शा था, उस नक्शे में मुगल सल्तनत का 80% हिस्सा कब्जा कर चुका था, 20% हिस्सा बचा हुआ था जो कनेक्ट नहीं हो पाया, और इसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो शिवाजी और संभाजी ये दो सबसे प्रमुख नाम है। इसके बाद पेशवाओं में बहुत से नाम आते गए। बालाजी बाजीराव भी आए, उनके पुत्र बाजीराव। बाजीराव माने मस्तानी होता है। फिल्म देख देख के आप लोग इतिहास जान गए, है ना। आपको जो फिल्म में दिखाया गया वो फिक्टिशियस स्टोरी था, ओरिजिनल नहीं था। बाजीराव पेशवा, और इसके साथ एक नाम इतिहास में जुड़ गया, मस्तानी। संभल के राजा की बेटी थी वो मस्तानी, जिसकी माँ एक मुस्लिम महिला थी, पिता एक हिंदू थे, राजपूत, और उनसे ये पैदा हुई। इसका नाम मस्तानी रखा गया। बाजीराव पेशवा का इस लेडी से संबंध जबरदस्ती जोड़ा गया। ऐसा कोई संबंध था नहीं, इतिहासकार यही बताते हैं। अब कहानीकार जो फिल्म में बनाते हैं, प्रेम कहानी ना हो तो फिल्म चलेगा नहीं, इसलिए जबरदस्ती प्रेम कहानी बनाना पड़ा इनको। बाजीराव पेशवा और मस्तानी में कोई प्रेम कहानी जैसा शब्द नहीं था। इन्होंने मदद मांगी थी, इन्होंने मदद किया, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हुए, चले गए, जिनको जहां काम था हुआ। लेकिन उसके बाद इस दो नाम को हर जगह जोड़ते जोड़ते लोगों ने मजबूर ऐसा कर दिया बाजीराव पेशवा को कि इसने कसम खा ली, बीच में ऐसी कसम खाई कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपने घोड़े से नहीं उतरूंगा। बात समझ पाए? मतलब अपने आप को युद्ध में ऐसे झोंक दूंगा कि मर ही जाऊं तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे सोसाइटी के लोग मुझे समझ नहीं पाए, तो उनके लिए जिंदा रहने का मतलब भी क्या? जब मेरे अपने लोग मुझे नहीं समझ पाए तो हम किसके लिए जिंदा रहेंगे? ये कह के इन्होंने, बाजीराव पेशवा ने कसम खाई कि मैं जीवन में घोड़े से कभी उतरूंगा ही नहीं, किसी भी काम के लिए। घोड़े पर सोना। जब कई महीने ऐसे गुजर गए और आराम और चैन न मिलने की वजह से तबीयत खराब हुई, तो कहा जाता है भयानक बुखार हुआ, पता नहीं कैसा बुखार था वो। और ये मतलब होता है ना, बुखार सिर पे चढ़ जाना, इलाज ही नहीं करा, घोड़ा पर से उतरता ही नहीं था। इलाज न कराने की वजह से बुखार सर पे चढ़ गया और ये पागल हो गया, कुछ का कुछ बकता था। कुछ आदमी सामने न दिखे फिर भी तलवार भांजता था, फलाना आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, मार डालो इसको, पागल की तरह व्यवहार। और ऐसा ही करते करते गिर के मर गया। एक नाम इंसान को खत्म कर दिया। और ये कोई और नहीं, इसको कहा जाता है समाज में सोशल मर्डर। ये कोई सुसाइड नहीं था, आदमी नहीं मरेगा, दैट्स कॉल्ड सोशल मर्डर। मतलब समाज के ताना और समाज के बात के लोगों की वजह से किसी का मर जाना, वो भी एक मर्डर में आता है। लेकिन ऐसा कोई हमारे यहाँ संविधान में नहीं है व्यवस्था कि हम इस मर्डर को सोशल मर्डर नाम दे सके। अगर मैं कानून बनाने वाला होता तो ये नाम दे देता और सबसे पहले परिवार वाले को गिरफ्तार करवाता। आधा से ज्यादा वही लोग परेशान करता है। सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? सोशल मर्डर और मर्डर में बहुत फर्क होता है। मर्डर में एक दो आदमी शामिल होते हैं, सोशल मर्डर में पूरी सोसाइटी। कोई आदमी किसी काम में असफल हो गया, उसको इतना प्रताड़ित करेंगे कि उसे मर जाना आसान लगेगा।
इतना प्रताड़ित कि लगेगा इससे बेहतर तो मर ही जाए, जिंदगी छोड़ दें। उसको मर्डर कहा जाए, सुसाइड ना कहा जाए। इसको सोशल मर्डर के नाम से जाना जाता है और हमारे समाज में ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बाजीराव पेशवा इसी का शिकार हुआ। इसीलिए जब कभी कोई आदमी दूसरों की बात करता है ना, सोसाइटी की, तो अपने लिए कभी जी लीजिए। अपने लिए तो आज तक नहीं जिया। कुछ पहने तो दूसरों के लिए, कुछ खाए तो दूसरों के लिए, कहीं रहे तो दूसरों के लिए। अपने लिए आज तक किया ही क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ तो अपने लिए कर लीजिए, छोड़िए सोसाइटी और दुनिया। वो तो कभी किसी के नहीं हो सकते। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर इतिहास को एनालाइज करके समझने की कोशिश की जाए। हर आदमी ने गलती किया, गलती रिपीट हुई, लेकिन उससे सीखा नहीं। इतिहास सिखाती है कि सोसाइटी को ऐसे इग्नोर करो जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है और अपना काम करो। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि उनकी बातें तुम तक कभी ना पहुंचे, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाओगे। हर आदमी जानता है क्या कि मैं कहाँ आने वाला हूँ, कहाँ पैदा हो जाऊंगा, किन लोगों के बीच रहूंगा, छोटा होऊंगा, लंबा रहूंगा, नाटा रहूंगा, मोटा रहूंगा, पतला रहूंगा। कोई डिसाइड कर सकता है लाइफ में? नहीं ना। सब प्री डिसाइडेड होता है। उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है कि मैं ये चीज़ चूज कर लूँ कि मुझे यहाँ पैदा होना है, इस धर्म में आना है और ये नाम लेना। कुछ नहीं कर सकते आप क्या हैं? एक मुखौटा, बस, और कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखेंगे। तो यही कहना है कि अपने लिए थोड़ा सा जी लीजिए। हमेशा दूसरों के लिए वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वहां से आया वहां से गया, जिंदगी इससे नहीं कटने वाली है। रही बात आपकी नौकरी, आपका रिस्क, आपका खाना, उसको चलाने वाला कोई है। किसी भी परिस्थिति में रहिएगा, भूखे नहीं मरिएगा। आपके खाने का इंतजाम जिंदगी भर करने वाला कोई है। तो सोशल मर्डर का शिकार बाजीराव पेशवा, राजाओं में सबसे पहले यही हुआ। इसके बाद और पीछे जाइएगा तो देवी देवताओं के बारे में भी सुनने को मिला कि समाज ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार। ईसा मसीह कौन थे? एक समाज सुधारक, एक फिलोसोफर, एक देवता। क्या किया लोगों ने? सोसाइटी के लोगों ने क्या किया उनके साथ? टांग के कील ठोक दिया। ये सोसाइटी ही है, समाज जिसको कहते हैं आप, समाज। मर्डर किया आदमी का, दैट्स कॉल्ड सोशल मर्डर। किसी एक आदमी का नाम ही नहीं आता उसमें। सब किसी के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन घटनाओं से सीखना और दूसरे पे उसे न आना, यही इतिहास सिखाता है कि हम सीखे जाने और ये गलती दोबारा न करें। सोसाइटी पे जरूरत से ज़्यादा यकीन बर्बादी की ओर लेके जाती है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए हर आदमी। सोशल मर्डर सबसे ज़्यादा है। 3 दिन पहले एक लड़की ने स्कूल के छत पर से कूद के सुसाइड कर लिया, दैट्स कॉल्ड सोशल मर्डर। आदमी को मारने के लिए आजकल एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, सोसाइटी मिल के मार दे रही है। अगर किसी को चाहते कि खत्म कर देना है तो टॉर्चर कर करके मार देते हैं। तो ये जो आप कहानी सुने हैं मस्तानी की, वो गढ़ा गया ताकि इसको खत्म किया जा सके और इसकी जगह पर एक नए आदमी को शासन सौंपा जाए। सबसे मजबूत था उस समय। राजा को ये डर हो गया था कि आने वाले वक्त में कहीं लोग इसी को राजा न मान ले। इसको कहते हैं सोशल विडंबना क्रिएट करना, मजबूर कर देना उसे कि तुम मर जाओ, हम तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम खुद ही मर जाओ। ठीक वैसे ही होता है जैसे पेड़ को काटेंगे नहीं, गाली दे दे के सुखा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। पेड़ नहीं काटते हैं हम, सुना है ऐसा? पेड़ को वहां से हटाना हो तो पेड़ को काटेंगे नहीं। बहुत सिद्धांतवादी आदमी है, रोज उसके जड़ के पास बैठ के थूकेंगे, उसे गाली गलौज करेंगे, उसको घटिया कहेंगे। धीरे धीरे वो सुनते सुनते पेड़ सूख जाए, उखाड़ के फेंक दिए। नहीं, पेड़ काटे नहीं थे, सूख गया था इसलिए उखाड़ के फेंक दिए। सुखाया किसने? हाँ, वही सब समस्या है। सोसाइटी के पीछे मत भागिए, अभी भी वक्त है, अपने बारे में सोचिए। इतिहास हमें यही सिखाती है, जो खुद के बारे में नहीं सोचता दुनिया उसके बारे में भी नहीं सोचती। आप अपने बारे में पहले देखिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद कौन आ जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक सामान्य से आदमी पेशवा के रूप में काम भी किया और पेशवा को अस्थायी करने का काम इसी समय से किया गया, विश्वनाथ के समय से।
पेशवा पद यही है कि यहीं से सब कुछ पेशवाई शुरू हुई और बाद में वो अस्थाई पद के रूप में माना जाने लगा। जो सोसाइटी का सबसे क्वालिफाइड पर्सन होता था उसे हम पेशवा बनाते थे। मतलब ज्ञान में भी परिपूर्ण, हथियार चलाने में परिपूर्ण, राजनीति में परिपूर्ण, हर क्षेत्र में अगर परफेक्ट था तो उसे हम पेशवा बनाते थे, क्योंकि वही पेशवा यानी प्रधानमंत्री वही सब कुछ संभालेगा और देखेगा। आज के डेट में हमारे पेशवा कौन है? नरेंद्र मोदी वर्तमान पेशवा। पता है बीपीएससी कुछ भी क्वेश्चन बना देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर पेशवा में वर्तमान नाम लिख के पूछा तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वर्तमान पेशवा यही है। हाँ, हार जाएंगे। इनके साथ कोई मस्तानी नहीं है कि हार जाएंगे। मस्तानी को छोड़ के आ गए थे बहुत पहले ये, क्योंकि पता था हाँ कि आने वाले वक्त में गड़बड़ी हुई, इससे पहले ही छोड़ दें। हाँ, मत देखिए ना पुराना, अभी वाला देखिए आदमी। कितना टाइम हो रहा है अभी? अच्छा, एक चीज आपको और कराना है। शिवाजी संभाजी के बाद जितने भी वो नवाब बने, नवाबों की श्रेणी, आंग्ल मैसूर युद्ध अभी नहीं हुआ है आपको? आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा? आंग्ल पंजाब, इनका युद्ध पढ़ा हुआ है यहाँ? अच्छा, इसमें नहीं हुआ था? उतना ही बताएंगे। जितने नवाब है उनके नाम कम से कम आपको गिनवा देंगे। सीक्वेंस सीरीज पूछा जाता है नवाबों में सबसे लंबे समय तक कौन रहा। संधि पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, नवाबों के समय कौन कौन सी संधि हुई थी। जैसे सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, ये सब कुछ संधि के नाम है, उसको देखना है। सालबाई की संधि, तो कुछ संधि है स्पेशल, उन संधियों को कराना है। और कुछ युद्ध हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना है, आंग्ल पंजाब युद्ध पढ़ना है। ये सब कुछ युद्ध के नाम है जिसको देखना है। और आंग्ल सिख, वही आंग्ल पंजाब युद्ध। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन लगेगा, 2 दिन मान के चले, उन चीजों को करवा देंगे आपको। उससे ज्यादा आपकी जरूरत में नहीं आते। टेस्ट 7:30 बजे से कर दे क्या? हुँ? तो नहीं, टाइम समझ लीजिए, टाइम चेंज कर देते हैं। टेस्ट टाइम शाम को नहीं हो पाएगा, शाम को अलग टेस्ट चल रहे हैं दूसरा। टेस्ट टाइम तब रहेगा 9 से 10:30 और 8 से 9 बजे तक आपका बिहार स्पेशल जो चल रहा है वो रहेगा। 8 बजे वो फ्री है। कौन सा क्वेश्चन? मैंने सुनाई नहीं दे रहा है। बाइलिंगुअल अभी तक तो नहीं है, आज जाके ट्राई करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। आज ट्राई करेंगे, उसको कन्वर्ट हो जाएगा तो बताएंगे, नहीं हुआ तो फिर काम चला लीजिएगा। कोशिश करेंगे। नहीं, आंसर अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि 11 बजे से फिर दूसरी क्लासेस भी तो लगनी है। निगेटिव मार्किंग में आप उतना ही बनाइए जितना आता है। जिन सेक्शन के रिवीजन में समस्या है उसके रिवीजन पे समय दीजिए। टेस्ट टाइम 9 से 10:30 रहेगा एग्जैक्ट। आंसर कराया जाएगा, आंसर वही डिस्कशन आप समझ लीजिए। आंसर करा के दे दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। नहीं, ऑप्शन डिस्कशन का काम बैठ के नहीं किया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट टेस्ट में जो आपके स्कोर होंगे वही आपको बताया दिखाया जाएगा। ये भी एक समस्या है। आप
अच्छा, कल टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। हाँ, स्टेट सिलेबस सिलेबस दिया नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो हाई स्कूल का सिलेबस होगा टीजीटी, और जो पीजीटी होगा, टीजीटी में 60% ग्रेजुएशन का सिलेबस है और इसमें 80% ग्रेजुएशन का सिलेबस है। बायोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल तक, जूलॉजी। पीजीटी में, टीजीटी में 2 विषय पूछे जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स, ऐसे होंगे। सोशल साइंस में फिजिक्स या ये ज्योग्राफी या हिस्ट्री कोई एक होना चाहिए कंपलसरी, तब नहीं चलेगा वो। ये इसकी सिलेबस 3 दिन पहले बनी है, कल नोटिस इसकी आई है, 3 दिन पहले इसका सिलेबस रेडी हुआ है और सिलेबस पूरी तरह ग्रेजुएशन के सिलेबस को बेस बना के किया गया है, बिहार के। दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक विषय का होता है वो। तो स्टेट आपकी अभी प्रायोरिटी नहीं है, स्टेट 25-26 के बाद दिमाग में शब्द आना चाहिए। फॉर्म भर लीजिए, जिनको जो जैसे भरना है भर के एग्जाम दे लीजिए और तब उसके बाद पूछिएगा इसके लिए क्या करना है। क्योंकि अभी जित सब लोग पढ़ रहे हैं वो सब पीआरटी हैं, आगे तो आपको स्टेट और +2 तक जाना ही है, लेकिन पहले एक ढंग से हो जाए, उसके बाद दूसरे का अंदाजा लगाइएगा। नहीं, फोटोकॉपी करना है, उसको अटेस्ट करना है, वो लगाना है, अटेस्टेड कॉपी, सबका फोटोकॉपी करके ऑनलाइन एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उस पर।